नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया और साथ में संग्राम भी शुरू हो गया और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है सड़क से लेकर के सदन तक अपना तेवर दिखाने के लिए तैयार है और उसने विधिवत तैयारी भी कर ली है। आज समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय से विधानसभा तक के लिए पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च में झंडे थे, बैनर थे, तख्तियां थीं, नारे लग रहे थे और पुलिस ने उनको ये कहा कि ठीक है, आपका मार्च निकलना है तो शांत और सुरक्षित रास्ते से जाइए, लेकिन सपा ने इसे स्वीकार नहीं किया। परिणाम क्या हुआ कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके उनको रोक दिया। समाजवादी पार्टी ने वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वहीं पर उन्होंने डमी सदन चलाया, वंदे मातरम का गान किया और दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। आज सदन में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब सपा कह रही है कि हम जो है अपनी रणनीति बना रहे हैं कि कल से हमको क्या करना है। हालांकि सिर्फ 4 दिन का है ये सत्र, लेकिन संग्राम चरम पर है। सब अपना अपना रुख दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने भी एक पैदल मार्च निकाला और मुद्दा वही सबका, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और उसके साथ में जो ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो गई। अब जो है कांग्रेस के बाद बसपा की मायावती ने भी अपना तेवर दिखाया। मायावती ने कहा कि सत्ता दल के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष बेरोजगार हो गया है, उसके पास कोई काम ही नहीं है। तो मायावती ने कहा ये अहंकार सोच का परिचायक है, इसमें अहंकार दिख रहा है। जरूरत तो ये थी कि सरकार ये बताती कि महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर क्या सुधार हुआ है और वो सुधार नजर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो मायावती के तेवर, सपा के तेवर और कांग्रेस के तेवर। अब देखना ये है कि विधानसभा सत्र कब में जो ये तेवर दिखाए जा रहे हैं वो कितना प्रभाव डालेंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि विधानसभा सत्र जो होता है वो होता है जनता की ज्वलंत समस्याओं को उठाना, सरकार से जवाब लेना। सरकार कह रही है कि हम हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिर क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीति है? क्या सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहा है या कुछ और बात है? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब तक 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से धर्म प्रकाश जी गुप्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हैं तुफैल अहमद कांग्रेस से, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धर्म प्रकाश जी, कहा जा रहा है कि विपक्ष है, विपक्ष का काम ही है जनता की आवाज़ को उठाना। अब अगर कोई पैदल मार्च चल रहा है तो आप उसको भी रोक रहे हैं और ये भी मायावती कह रही है कि अहंकार की सोच है। बल्कि आपके जो डिप्टी सीएम वगैरह हैं उनके जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही ऐसा लगता है कि क्या बताया जाए। आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भाई ये जो कोई मुद्दा उद्दा तो इनके पास है नहीं और अगर कोई बात है तो सदन में आकर के कहें। ब्रजेश पाठक उससे बढ़ करके कहते हैं कि सड़क छाप गुंडों को संरक्षण देने वाली ये पार्टी है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ शब्दों में कहा
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए अराजकता किसी को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, आप आंदोलन कर रहे हैं, करिए, लेकिन आप विधिवत परमिशन ले लीजिए। परमिशन लेने के बाद आप जो है, जो पुलिस आपको रास्ता बता रही है, जो संरक्षित और शांतिप्रिय है, उस रास्ते से जाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने अंत में एक बात और कह दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो नियमों से काम करेगी, इसकी तो कपोल कल्पना भी नहीं हो सकती है। सीधे से कहा, ये तो कपोल कल्पना है कि जो है समाजवादी पार्टी नियम से काम करेगी, परमिशन लेगी, तब आंदोलन करेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में धर्मप्रकाश जी आपको क्या कहना है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि हमें उनसे संयम, मर्यादा, अच्छे आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। शिष्टाचार की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर आपको सेफ पैसेज दिया जा रहा है जाने के लिए, तो कहां रोकने की बात आ गई? आप सड़क पर सदन चलाएंगे, क्या करेंगे? क्या उसकी कोई कानूनी वैल्यू है? आप करना क्या चाहते हैं? फिर अगर आपको किसी भी मुद्दे पर सरकार ने कहा हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी तक तो कोई बात ऐसी सामने आई नहीं। दोनों मुख्य हमारे केशव प्रसाद जी मौर्य ने कह दिया कि आप आइए, हम सदन में हर चीज का जवाब देंगे। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई उत्तेजनात्मक आंदोलन जैसी आवश्यकता रहती है। ठीक है, आप पैदल गए, मार्च किया, आप वहां बैठ भी गए, उसके बाद अपने नेताओं को सदन में शांतिपूर्वक जाने देना चाहिए था। सदन में जाते वो शांतिपूर्वक अपनी बात को कहते, हमें कोई समस्या नहीं। अब रही मायावती जी की बात, अहंकार, कम से कम मायावती बहन जी के मुंह से सिले शोभा नहीं देता कि जिस मंच पर मायावती जी बैठती हैं उसमें एक कुर्सी होती थी, बाकी सारी कुर्सियां या तो नीचे होती थी या उनके अलग बिल्कुल उनसे नीचे होती थी। हीरे का कंगन पहन करके चमकाना, नोटों की माला पहन करके बाहुबली की तरह तस्वीर खिंचाना, ऐसे व्यक्ति को अहंकार कहना नहीं कह सकते। फिर समाजवादी पार्टी जिस तरीके सरकार के ऊपर आरोप लगाती है, तो पहले उसको वीवीआईपी गेस्ट हाउस में जो उसने मायावती के साथ किया था, इस पर भी सोच लेना चाहिए था। आज जिसको आप कह रहे हो बदायूं कांड के लिए, भाई मुझे बताइए कि माननीय मुलायम सिंह जी ने अच्छा का खराब का मैं मीमांसा नहीं करता, लेकिन उन्होंने यह शब्द कही, बच्चे हैं गलती हो जाती है। तो इन सब चीजों के लिए आपका जो आधार है, जो आपका पीछे का वर्किंग है, जो पीछे की साधना है, वो कौन सी साधना है? आपको ऐसा क्या कर दिया? बिल्कुल आप विपक्ष हैं, महंगाई की बात कीजिए। कल मैं महंगाई पे ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम आता, उसमें देख रहा था मैं कि जो अनपढ़ हैं उन पर महंगाई की दर है 0.74%, लेकिन जो ग्रेजुएट हैं उनकी बेरोजगारी की दर है 17.5%। समस्या इस चीज की है, उसमें एक और दिखा रहा था कि इतने लोगों को इतनी आवश्यकता है, लेकिन जो शिक्षा पद्धति बना दी गई पहले से, उस शिक्षा पद्धति से निकले हुए लोग उसके लिए योग्यता धारक नहीं है। इसलिए तो जो आप कह रहे हो, कर रहे हो, इसकी न्यू बुनियाद तो आप लोगों ने डाल रखी है। हम तो भाई एक दिन में जादू डंडा नहीं है, सब कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छे ढंग से किया, लेकिन सवाल के जवाब हम भी आपसे लेंगे कि आखिर सत्ता में हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, 6 साल 6 महीने हो गए, या यूँ कहिए कि 5 साल उनका पूरी तरीके से चला, बाकी ये समय का है। और ले दे करके लगभग 8 साल पूरी तरीके से मोदी के हो गए हैं। तो अभी कितना समय और चाहिए, इसकी तो हम चर्चा आपसे करें लेंगे यहाँ पर, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सदन और सड़क पर संघर्ष की, और ये संघर्ष कितना वाजिब है। क्या वास्तव में सदन के अंदर आप अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं? और फिर ऐसी कौन सी समस्या है
जिसके कारण आपको सड़क पर हो हल्ला करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के धर्म प्रकाश जी बता रहे थे, उन्होंने एक शब्द भी कहा कि जादू की छड़ी नहीं है और ये सब किया धरा आप ही का है। आइए हम अपने विचार मंथन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के अभिषेक गुप्ता मोनू। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिषेक जी का, कि अभिषेक जी हमसे जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसके पहले तुफैल जरा मुझे ये बताइए कि अभी बहुत अच्छे शब्दों में धर्म प्रकाश जी ने कहा कि भाई देखो, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो सब काम हो जाए, महंगाई है, बेरोजगारी है, उन्होंने सब माना। क्या कहना है इसके बारे में? और रोज़ रोज़ वही बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के कभी पैदल मार्च के हो हल्ला, कहीं कुछ, और इम्पैक्ट कुछ पड़ नहीं रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी हमारे धर्म प्रकाश जी बोल रहे थे, कहीं ना कहीं इनका भी एक अहंकार बोल रहा है। सबसे बड़ी चीज आप समझ लीजिए, अभी आपने पहले कहा 8 साल में केंद्र सरकार के हो चुके हैं और 6 साल इनको हो चुके हैं। क्या अगर ये लोग सक्षम सरकार चलाने में नहीं है, 6 साल का जो समय होता है किसी भी सरकार के लिए बहुत अहम होता है। आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो थाने हैं वो यातना गृह बन चुके हैं। पीड़िताओं के साथ में थानों के अंदर बलात्कार होता है। मैं अभी एक नजीर आपको कानपुर की पेश करूंगा, क्योंकि हम लोग सियासत में हैं, राजनीति में हैं। मैंने 2 लड़कियों के एप्लीकेशंस, जिनको सौदे छेड़ते हैं, उनको परेशान करते हैं, कमिश्नर को दिया गया और पुलिस ने उल्टा पीड़िता के खिलाफ 117 151 लागू करवा दिया। यह है उत्तर प्रदेश का हाल। ये उत्तर प्रदेश का हाल उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का है। जब इकबाल पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार का खत्म हो चुका है, जब सदन में सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, सदन के अंदर झूठी बातें कही जा रही हैं, जब उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अहंकारिक बातें कर रहे हैं, तो विपक्ष अपनी बात कहां कहेगा? सबसे बड़ा वो जनता से चुन के आता है और जनता के बीच में अपनी बात कहेगा। तो इनको कहां से दिक्कत है? जब ये विपक्ष में थे तब भी यही काम ये लोग करते थे, ये भी सड़क पर धरना प्रदर्शन करते थे और अपनी बात को रखते थे। तो विपक्ष है, वो तो अपनी बात जनता के बीच में ले जाएगा। लेकिन आप देखिए, 2020 से लेकर और 2022, मैं 2020 का आंकड़ा देता हूं, 50,000 जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुए और बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 12,734 सिर्फ उत्तर प्रदेश के थे। उसके बाद 2021 का ले लीजिए, 600 कुछ दलितों के ऊपर जो है बलात्कार के और अत्याचार के मुकदमे थे, जिसमें 174 सिर्फ उत्तर प्रदेश के थे। तो कहां पे आया आपका इकबाल और कहां है आपकी सरकार? बिल्कुल आप रही बात आप कह रहे हैं बेरोजगारी की। 8 साल आपकी केंद्र में सरकार हो गई है, 6 साल उत्तर प्रदेश में सरकार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। एक रोजगार नहीं लाया उत्तर प्रदेश के अंदर। आप बताइए, जो आपके प्रधानमंत्री के मित्र लोग हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी इंडस्ट्री नहीं डाल सकते थे? आज उत्तर प्रदेश का युवा, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीएड का पढ़ाई लिखाई करने वाला हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे मजदूर। अभी हमारे भाई ने कहा कि इन्होंने अनपढ़ों शिक्षितों में बेरोजगारी ढूंढ ली। ये भाजपा का नया सुगुफा है, ये बेरोजगारी में भी शिक्षित और अनपढ़ ढूंढ लेते हैं। हम तो मैं कहना चाहता हूं, बेरोजगारी सब में है। ठीक बात। आप जिस तरह से पूरे भारत के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर युवा पलायन कर रहा है दूसरे राज्यों में, यह बहुत सोचनीय विषय है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अन्य वर्गों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है और उसके लिए खासकर सरकार भी जिम्मेदार है। चलिए, मान गए। अभिषेक जी, अभी धर्म प्रकाश जी ने अपनी बात की, कांग्रेस ने की, लेकिन आज जो मुख्य निशाने पर सत्ता दल की रही वो सपा रही कि बताइए आप पैदल मार्च निकाल रहे हैं। फिर जब आपसे कह दिया गया कि एक रास्ता है, आप उसी रास्ते से चले आइए, आप पैदल मार्च निकालिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आप नियमों का भी पालन नहीं करेंगे। और यही कहा मुख्यमंत्री जी ने कि ये तो कपोल कल्पना होगी जो है कि ये लोग नियम का पालन करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप सदन 4 दिन का है और उसमें आपने एक दिन तो इस बात पे निकाला, दूसरे दिन हंगामे में, तो फिर जनता की आवाज़ कैसे उठेगी? तो आपको सदन के अंदर आपको मौका मिल रहा है, तो आप जाकर अपनी आवाज़ उठाइए, ना उठा करके आप जो है सड़क पर कर रहे हैं। क्या मकसद है आपका? मैं जी, जैसे आपने कहा कि सदन में अपनी बात रखने का
मौका मिला है आपको, अपनी बात रखिए। पहले 1-2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग थी, उस पे प्रदेश सरकार ने वहां जाकर के उनको, विधायकों को, उनके कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्या अपराध था उनका? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था? आज उसी के क्रम में आज माननीय विधायकगण जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा हम अपने कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक जाएंगे। इसमें कौन सा अपराध है? क्या पैदल करके, माननीय जब पूर्व में कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी सांसद हुआ करते थे, तो वो भी बैलगाड़ी से लोकसभा जाने का काम किया करते थे। तब हम लोग इस बात को कहते थे नहीं, ये बात ठीक है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने की, रखने की और किसी तरीके के प्रदर्शन करने की आदमी को खुली छूट हो, बशर्ते वो तरीका संवैधानिक तरीके का हो। पैदल मार्च करना कौन सा अपराध की श्रेणी में आता है? कौन सा लाठी डंडा बल लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक गण विधानसभा जा रहे थे? और दूसरी बात, विधानसभा में आपने जो सदन बुलाया, क्या सदन सत्ताधारी दलों का होता है? सदन वो प्रक्रिया होती है जिसमें सभी दलों के नेताओं का, माननीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से जो प्रोसीडिंग होती है, जो किया जाता है, उनका विरोध दर्ज किया जाता है, उनके सुझाव लिए जाते हैं, उनकी आपत्तियों का निस्तारण किया जाता है, वो सदन कहलाता है। पूरी आज जो सदन हुआ उसमें कौन विपक्ष का एक भी विधायक जो था उसमें शामिल था? मैं जानना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से, ये बताइए क्या डमी सदन है? केवल सत्ता पक्ष के लोग बैठ करके जो पास कर लेंगे और जो प्रोसीडिंग में ले आएंगे वो क्या सदन कहलाएगा? ये तो में क्यों नहीं गए आप? चले अरे भाई, हम लोग तो जा ही रहे थे, हम लोग सुन लीजिए। ये क्या जरूरत था? अरे रात भर कह रहे हैं, आप तो नौटंकी कर रहे थे। देखिए आपका अपना तरीका सुन लीजिए रमेश जी। मान लीजिए हम लोग अपना, हमने कहा हम पैदल जाएंगे, विधानसभा तक पैदल जाएंगे। किस लिए? क्यों? क्या? अच्छा, अरे भाई, आपको रास्ता दिखा तो दिया था पुलिस ने, रास्ते जाइए। आपने देखा, आप कैसे इस बात को, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात कहते हैं मान लिया जाए क्या? हम तो कह रहे हैं जिस रास्ते पे जा रहे थे उसी की परमिशन दी थी हमको। आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? उनके बाद रोड, अगर उनका रूट डाइवर्ट था तो उनको दिखाना चाहिए किस रास्ते की परमिशन दी थी उन्होंने। क्या विधायकों को विधानसभा में जाने के लिए रूट की परमिशन की आवश्यकता होती है? मैं माननीय रमेश जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विधानसभा जाने के लिए कोई रूट आरक्षण किया जाता है? आपको इतना चाहिए कि नहीं, अगर मान लीजिए कहीं जाम की स्थिति है, कहीं कोई जन जीवन का है, तो आपको सुरक्षा देनी चाहिए। नहीं, आप सुरक्षा देने के लिए थे, आप रास्ता बनाने के बैरिकेडिंग लगा के रोकने के लिए थे। तो इसलिए आपको, आपकी नैतिक जिम्मेदारी सुनिए, ये सरकार की नैतिक, रमेश जी देखिए ऐसा है रमेश जी, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वहां पर आने जाने वाले मार्ग को ब्लॉक करके माननीय जितने हमारे विधायक गण थे उनको विधानसभा जाने के लिए देना चाहिए था, और जो अन्य कार्यकर्ता थे उनको रोक देना चाहिए। माननीय विधायक जी को, माननीय विधायकों को लोकसभा विधानसभा में जाने नहीं देंगे और आप कहेंगे विधानसभा चलाएंगे। देखिए ये तो तानाशाही हो गई, ये डमी सदन चलाने का काम कर रहे हैं। आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, केवल अपनी बात को मनवा करके इस देश के, इस प्रदेश का कानून व्यवस्था चलाना चाहते हैं। एक लाइन में जरा मैं, और आप अभी जिक्र कर रहे थे कि पिछले दिनों हमारी मीटिंग हो रही थी, नजरबंद, इसलिए नजरबंद नहीं किया गया था। नजरबंद इसलिए किया गया था कि आपने एक प्लान किया था कि 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक हम विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना देंगे। प्रशासन ने कहा था आप इको गार्डन में जाकर के धरना दीजिए, लेकिन आप वहां पर भी जबरदस्ती कर रहे थे, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं रमेश जी, आज लोकसभा में भी क्या विधायकों को, जैसे मान लीजिए कोई सदन है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, क्या सदन के बाहर हम डेस्क के नीचे, बोर्ड के आगे क्या हम बैठ नहीं सकते हैं अपनी बात? हम जबरदस्ती किसी सदन में नहीं घुस रहे हैं, हम उस सदन के मेंबर हैं जहां पर हमको अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त है, और वो तो सदन के बाहर की बात है। मैंने ये नहीं कहा, पब्लिक आह्वान नहीं था कि पब्लिक के लोग सुन लीजिए रमेश जी, हमारी बात भी पूरी आ जाएगी। बहुत आप सुनते रहे, मैंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा के अंदर जाके प्रदर्शन करेंगे, उसमें यह कहा गया कि माननीय समाजवादी पार्टी के विधायकगण विधानसभा के अंदर, बाहर जो उनका ग्राउंड होता है वहां पे हम अपनी बात चौधरी चरण की प्रतिमा के बाद अपना धरना देकर के अपनी बात करने का अधिकार हमको प्राप्त है, और ये देश उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको अधिकार दिया है कि अगर आपकी विधानसभा के अंदर बात नहीं सुनी जाती है, आपकी बात को नजरअंदाज किया जाता है, तो आप विधानसभा के बाहर सड़क पे, चौराहों पर बैठ के अपनी बात कहेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। धर्मप्रकाश जी, सुना आपने कि जब आप सदन में
बात ही नहीं सुनेंगे, नंबर एक। और एक बात और है, आज शिवपाल ने भी कहा कि भाई बताइए इतने ज्वलंत मुद्दे हैं और आपने 4 दिन का सदन बुला रखा, और 4 दिन में भी आज एक दिन श्रद्धांजलि सभा में चला गया, एक दिन आपने महिलाओं को दे दिया है, तो अब क्या रहेंगे 2-3 दिन। तो कह रहे हैं इसमें कैसे शुरू होगा। तो आखिर मजबूरी है विपक्ष की कि जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच में जाकर के कहें कि देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं और ये हमको वहाँ तक जाने भी नहीं दे रहे हैं। धर्मप्रकाश जी, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको। देखिए वर्मा जी, आज ही शायद फोटो छपाया अखबार में कि सदन शुरू होने के पहले सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया। ठीक। सतीश महाना जी थे, सुरेश खन्ना, योगी जी, सभी लोग बैठे, विपक्ष के लोग भी थे। उस समय आप अपनी बात कह भी सकते थे कि हमें सदन में ये चाहिए। दूसरी बात कि अगर 4 दिन के लिए सदन बुलाया गया तो सदन में जब आप जाते हैं तो वहां पर विधानसभा अध्यक्ष से आप बात कर सकते हैं कि भाई 4 दिन में काम नहीं होगा, 6 दिन के लिए सदन करिए, 7 दिन के लिए सदन करिए। आपने आवाज उठाई, आपने आवाज उठाई। आप काहे में फंसे हो, शिवपाल सिंह को आगे की सीट दे दो। क्या विधानसभा के अंदर कोई आदमी बीच में बैठा है, पीछे बैठा है, आगे बैठा है, इससे क्या उसकी आवाज खत्म हो जाती है? क्या उसके विचार खत्म हो जाते हैं? आपको एक सेफ पैसेज दिया जाता है, आप ही ने नियम बनाए हैं। सदन में कोई भी वेल में नहीं जा सकता, कायदे में ये आप ही सभी के नियम है, ये कोई आज का नियम नहीं है। ये इंडियन एक्ट जब 1935 में बना था तब से बना हुआ है ये रूल, ये आज का रूल नहीं है। क्योंकि वहां पर आपको गरिमा तो रखनी पड़ेगी कि भाई आप वेल में नहीं जाएंगे। वो तो वेल की बात तो बाद में, अभी तो नहीं, अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि हम वहां फर्श पर बैठ जाएंगे। नहीं, फर्श ये वहां के फर्श की बात बता रहे हैं, सदन के अंदर की बात कर रहे थे। अच्छा चलो, सदन के बाहर भी आपके ही जमाने में पोस्ट ऑफिस पर पहले हम लोग धरना दिया करते थे। मुलायम सिंह जी की सरकार में धरना स्थल बदला गया और उसको सपा कार्यालय के बगल में लंबी लॉबी बना दी गई, वहां बना दिया गया। हमने तो ये जिद नहीं कि नहीं साहब हम पोस्ट ऑफिस में ही करेंगे। फिर आपने यमुना के किनारे, गोमती किनारे धरना स्थल बना दिया, हम उसमें आज कानपुर में हम नहीं बोले नहीं थे, इसलिए थोड़ा संक्षेप में बताइए। जी जी। हाँ, आप यहाँ कानपुर में पहले हम करते थे धरना कचहरी पे, बंद हो गया कि या तो जाइए भारत माता के जहां मूर्ति वो लगा है वहां रखिए, या आप जाके शिक्षक पार्क में कीजिए। ये व्यवस्थाएं तो सब जगह, दिल्ली में जंतर मंतर में, इन्हीं व्यवस्थाओं हम ही बनाने वाले हैं। ये आम जनता के लिए है, ये माननीय विधायकों के लिए नहीं है। पहली बात मैंने सुन लीजिए, विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर विधायक अगर अपने जो विधानसभा का परिसर है उसके बाद धरना दे रहा है तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? पब्लिक पब्लिक कहाँ जा रही है? पब्लिक नहीं जा रही। अरे सुन लीजिए, अरे जा रही, सुन लीजिए आप। इतने विधायक, अरे आप सुन लीजिए रमेश जी, आपको इतना कहना था कि भाई आप माननीय विधायक जाकर के उस चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जाइए, बट ये कार्यकर्ता नहीं जाएंगे क्योंकि उसके जाने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको ये बात करनी चाहिए। आपने तो बैरिकेडिंग लगा के विधायकों को रोक दिया कि आप जाइए, हम डमी सदन चलाएंगे, हम किसी को बोलने नहीं देंगे, हम हिटलरशाही चलाएंगे, हम तानाशाही तरीके से जो चाहेंगे पास कर देंगे, वहां बोलने वाला कोई नहीं होना चाहिए। विधानसभा में विपक्ष की आवाज को गायब कर देंगे, अपने किए गए सारे कारनामों को छुपाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अराजकता करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे और उसकी विपक्ष की आवाज उठाने वाले को जेल भेज देंगे। जब आप नहीं देंगे करके मारे थे, पूरी विधानसभा की कुर्सियां तोड़ दी थी, माइक मारे थे, केवल विपक्ष ना बोल, भारतीय जनता पार्टी के लोग ना बोल पाए। ये उदाहरण है। सुन लीजिए, तब किसकी सरकार थी? तब किसकी सरकार थी? होना गलत नहीं, किसकी सरकार थी? किसने? सरकार किसकी थी? अरे भाई बताइए ना, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? आपने क्यों कार्रवाई नहीं की उस समय? मान लीजिए अभी आप बताए थे हमको ये सदन का कानून है, कानून में अगर माइक फेंकने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की? कितने सदस्यों को आपने निष्कासित किया? क्या उनके ऊपर कार्रवाई की? आप बोलने का मौका नहीं देंगे। आज से पहले भी सरकार में मैंने बहुत सी फोटो देखी है, उसमें लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक और विधानसभा तक सारे जनप्रतिनिधियों को जो उसके मेंबर हैं उनको विरोध करने का, अपनी बात करने का, अपने परिसर के अंदर अधिकार प्राप्त है। ठीक बात है। क्या तो फिर ये डिस्कशन हो रहा है, मान लीजिए हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि सदन में आपको अपनी बात कहनी चाहिए,
क्या वहां पर परेशानी आ रही, क्यों नहीं आप सदन में अपनी बात कहते हैं जाकर के और सड़क पर हंगामा खड़ा करते हैं? देखिए, मैं तो पहले आपसे पूछूं। मैं बिल्कुल आपकी बात को समर्थन करता हूं, धर्मराज जी की बात का भी समर्थन करता हूं। हाँ। देखिए, सदन, जनता ने हमको जनप्रतिनिधि बना भेजा है, हाँ। और जो मुद्दों पर चर्चा हो वो सदन के अंदर हो। ठीक। मैं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे मुद्दे हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, 2-3 महीने बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी जागते हैं, और जिस तरह से ये आज लखनऊ में किया गया, कांग्रेस तो लगातार संघर्ष सड़कों पर कर रही है, और कभी भी हम लोगों ने, हमारे विधायकों ने या कुछ ने सदन के अंदर जो बात कही गई वो सदन के अंदर कही गई है। उसके बाद अगर आपको कहनी थी, जैसे अभी उन्होंने कहा मीटिंग हुई है, तो आपको सदन को बढ़वाना चाहिए था। देखिए, जहां पर अगर जनता के जनहित के मुद्दे हों, आपने लखीमपुर खीरी के लिए घटना के लिए, बदायूं घटना के लिए, हाथरस घटना के लिए, जितनी में दलितों की घटनाएं हुई, समाजवादी पार्टी मुझे बताए या अखिलेश यादव जी मुझे बताएं, क्या उन्होंने कोई जन आंदोलन किया? आज विधायकों के लेकर चल रहे हैं जन आंदोलन सिर्फ कांग्रेस और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने, चाहे वो हाथरस घटना हो, चाहे अलीगढ़ घटना हो, चाहे आगरा घटना हो, चाहे लखीमपुर, अभी आराधना मिश्रा मोना जी घटना स्थल पर गई लोगों से, पीड़िता से मिलने। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी चीज है सदन सरकार चलाने के लिए होता है, विपक्ष के लिए होता है। सड़क पर मुद्दे लाइए। मान रहे हैं कि सपा उस बिल्कुल, भूमिका जब का देखिए निर्वाह नहीं सपा कर तब रहे। जागती है चलिए। जब कांग्रेस सड़कों पर मुद्दों को लेकर महम विपक्ष की भूमिका निभाती है। बहुत कांग्रेस, अच्छी बात मेरी है। संख्या बल कम है, हाँ, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है वो कांग्रेस निभा रही है। ठीक बात है। बिल्कुल निभा रही, सड़कें निभा रही है। देखिए, तब ये देखिए, जागते हैं 6 महीने हमसे- बाद कि हमें हमसे संघर्ष एक बड़ा करना है। आरोप लगाया कांग्रेस देखिए, ने ऐसा है। कि अगर विपक्ष हम की तुफैल कोई भाई की बात को बहुत गंभीरता से निभा इसलिए रहा नहीं है, लेते हैं। तो तुफैल कर नहीं, हम तुफैल भाई की बात को आप गंभीरता नहीं से कर इसलिए रहे नहीं लेते हैं। हाँ, पूरे विपक्ष में समाजवादी पार्टी को छोड़ करके केवल 3 दलों के विधायक हैं, जिसमें एक बसपा का देखिए, है, संख्या बल और बनना दो कांग्रेस चाहिए, की। संख्या बल बनना चाहिए। तुफैल जी, एक टाइम में भाजपा के पास भी तो तुफैल जी, सांसद हुआ, सुन लिया। आयम मत करिए, गंभीरता आयम मत करिए। मेरी और बात सुनिए। आपको जनता ने आईना भी दिखा दिया। आपने जो भी आपके अखिलेश यादव दिखाया, उसका आईना भी दिखा दिया कि अब आप आगे सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। ठीक है। अगला विपक्ष के भूमिका में रूप में कांग्रेस आ रही है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस आ रही ठीक है। है। आपका लबोलबाव उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो चुका है। तुफैल रुक जाइए, ठीक है। जरा अभिषेक की बात देखिए, करिए। ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए आप 2000 की फोर्स लगा रखी है सरकार ने आपको ना, आप 2 आदमी, जब समाजवादी पार्टी के 125 से अधिक विधायक हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बोलते हैं तो माननीय डिप्टी सीएम खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अरे भाई उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो आम ये मान लिए किसी दल का 1 या 2 विधायक है, उनकी क्या स्थिति होगी सदन में, वो बोलने लायक होंगे या भी नहीं बोलने लायक? हमारा एक विधायक सक्षम है, अरे आपका पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बोल पाता है, उसको उप मुख्यमंत्री जवाब देता है। हमारे 2 विधायक तो आपके 115 विधायकों भारी है। मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहता हूं। मैं बात उस मुद्दे पे चर्चा हो रही है, क्योंकि अब मान लिए बात उनसे की जाए जिनकी वार्ता को लेने लायक, गंभीरता कोई लायक बात हो। बिल्कुल गंभीरता से आप नहीं है, आपके नेता को कोई गंभीरता नहीं ले रहा ठीक है। बात आप है। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा जनता ने बता दिया है, रहे, जनता आप ने उत्तर बता प्रदेश दिया के अंदर विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। तुफैल, 1 मिनट रुक जाइए। जी। अभिषेक, जी। जो बात कह रहे हैं, एक लाइन में आप हमको बता दीजिए जी। कि आप सदन में अपनी भूमिका का निर्वाह क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, क्या आपका होमवर्क नहीं है, नहीं। या आपके पास उस तरीके के पूरे आधार नहीं है, दस्तावेज नहीं है, जानकारी नहीं है, ऊपरी आपके पास बात है, इसलिए आप देखिए बदतमीजी से ऐसा है। हाँ। रमेश जी, आपने कहा आप भी सदन देखते, सदन की कार्यवृत्ति आती है, आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे। समाजवादी पार्टी हर मुद्दों पे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अभी कानपुर में एक घटना हुई थी, हम एक कानपुर की छोटी सी घटना बता रहे हैं। पारस गुप्ता की हत्या कर दी गई, उसका रेलवे ट्रैक में मिला, कानपुर पुलिस ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। 1 महीने बाद उसकी अज्ञात में शिनाख्त हुई। समाजवादी पार्टी ने एक प्रतिनिधि मंडल बना करके कानपुर नगर में भेजा, उसके घर वालों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने डीजीपी को भी जाकर के इस घटना से अवगत करने का काम किया। और जो हमारे साथी कह रहे हैं, मैं क्या इस विषय में बात करना चाहता हूं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि भाई मुझे सदन में, मेरे सदन में जिसका मैं मेंबर हूं, उस सदन में मेरे फोरम में मुझको बोलने नहीं दिया जाएगा। आप
आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप प्रोटोकॉल जारी करते हैं कि विधानसभा और लोकसभा में जाते हुए सदन के माननीय सदस्यों को पहुंचाने की, समय में पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको ट्रैफिक व्यवस्था सुधारनी चाहिए, आपको रूट मार्च क्लियर कराना चाहिए, लेकिन आप वहां बैरियर लगा करके अवरुद्ध करना चाहते हैं क्योंकि आपका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। आप हिटलरशाही और तानाशाही चला करके इस प्रदेश की सरकार को चलना चाहते हैं और इस पे आप किसी की बात को बहुत सुनने में तैयार नहीं है। ठीक है धर्मप्रकाश जी, आपने तुफैल की बात सुनी और अभिषेक की बात। तुफैल कह रहे हैं कि देखिए हम तो भाई सकारात्मक तुफैल जी ने जो कहा अभी जी, वो सारवान बात है जी, वो राजनैतिक बात है। हमारा 1 सदस्य है, 2 सदस्य, 5 सदस्य, ये मायने नहीं रखता। हमने अपनी बात सदन में कही, वो सदन में दर्ज हुई, ठीक है। अब हमारे मनमूजिब काम नहीं होगा, हमें लगता समस्या भी मौजूद है, आपको जन आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, पूरा अख्तियार है, आपको करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आज आप कह रहे हो सपा की सरकार में कानपुर में ही विधायक की टांग तोड़ दी गई क्योंकि बिजली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, और आप कह रहे हो कि आज रोकने में आपको पैसे दिया जा रहा है। नहीं, हम जाएंगे इधर से। अरे भाई, कल को कोई व्यक्ति ये कहने लग जाए कि मैं हेलीकॉप्टर से उतरूंगा साहब विधानसभा में, हमारे विधायक, हम ड्रोन से साहब कार्रवाई देखेंगे, तो क्या हर चीज ऐसे ही होगा? मैंने जिद की एक मिनट, जिद की राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति नियम और कायदों की होनी चाहिए। पहली बात, आज मैं ये कहना चाहता हूं, इसके लिए राजनीति शब्द नहीं प्रयोग होना चाहिए, लोकतांत्रिक परंपरा शब्द प्रयोग होना चाहिए कि राजनीति तो वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्धारित कर दी कि ये राज्य की नीति है, वो चलेगी, वो राजनीति है। राजनीति केवल खराब शब्द। रमेश जी, पैदल जाना भी क्या उस संज्ञा में आता है कि हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं? किसने रोका? अरे आपके पुलिस अधिकारियों ने बैरियर लगा के रोका। अरे आप देखिए, किसी भी न्यूज चैनल ने उठा के देख लीजिए, वो देखिए बैरिकेडिंग लगा कर सपा विधायक रोका है। और सुन लीजिए, आप ही की न्यूज चैनल में चल रहा है, मैं किस बात को पुष्टि मान लूं? आप ही की न्यूज चैनल में चल रहा है, दूसरे पुलिस वाले बैरियर लगा के माननीय विधायक को रोका। अरे भाई, आप एक रास्ता सामने पढ़ रहे हैं, आप ये सामने पढ़ लीजिए, क्या बताएंगे आप? देखिए साहब, ऐसा है कि आपको एक रास्ता दिया गया, एक विधायक आपका अगर विधानसभा के गेट में पहुंचा हो, और अरे भाई आप जाने नहीं देना चाहते हैं, कैसे आप जाने नहीं देना चाहते हैं भाई। अरे आप बसपा का एक सिंगल विधायक है, तो गिनाते भाई। अरे सुनिए, आपके नेता 6 महीने में जागते हैं भाई, 3 महीने में जागते हैं, और उसके बाद आपकी जन आंदोलन करिए ना, जिस तरह से कांग्रेस जन आंदोलन कर रही है। अरे जन आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर जन आंदोलन कर रही दलितों के लिए। ठीक है, आप आइए, क्या आपके विधायक अच्छा नहीं है? जन आंदोलन आपके विधायक अच्छा नहीं है? आपके नेता सदन के अंदर बोलने के लिए सच्चा नहीं है? चलिए, क्या आप अपनी बात उठाने में सच्चा नहीं है? बहुत स्पष्ट में 2 बातें कह दी। आपके जन आंदोलन से आपके किए गए 5 साल के विरोध में आपकी 2 सीटें आई हैं, जो 10 एक ही आए, लेकिन हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे, जनता की आवाज उठाते रहेंगे। आपके नेता जब 250-300 बता रहे थे, आप कहां पहुंच गए? आप साल होने वाला है, आप सरकार की बात आप विपक्ष की भूमिका में निर्वहन नहीं कर पाए हैं। नहीं करना चाहता हूं। धर्मप्रकाश जी, आप तो बड़े अच्छी बात है, सुविज्ञ हैं, अच्छी जानकारी भी रखते हैं, आपने अच्छा अभी राजनीति और लोकतांत्रिक परंपरा की व्याख्या भी की, बहुत अच्छा। क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से ज्वलंत समस्याएं हैं, जिस तरीके से आपाधापी मची हुई है, ऐसे में 3-4 दिन का सदन क्या पर्याप्त आप मानते हैं? और पहले भी सदन होते रहे, लंबे लंबे तक चलते रहे, लोगों को खोल करके बोलने का मौका मिलता रहा, तो इसलिए कोई किसी को कहने की कोई आपत्ति नहीं। आज जो कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने समय 3-4 रोज का दे दिया है, और उसके कारण ये लोग बोल नहीं पाएंगे, इसलिए इनको बड़ा सिखा। रमेश जी, एक जमाने में सदन महीनों चलता था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये परंपरा जब क्षेत्रीय पार्टियों ने कमान संभाली,
प्रदेशों में, तो इस परंपरा पर बसपा ने तो हद कर दी थी कि साहब सदन नाम की चीजें नहीं थी। ठीक है, अगर आपको 4 दिन का सदन कम लगता है, ज्यादा लगता है, आप अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं, और मैं ये कहता हूं सरकार को आपकी बात माननी भी चाहिए। भाई जब 24 घंटे लोकसभा चल सकती है किसी भी अवसर पर कि हर सदस्य बोलेगा, अपने क्षेत्र के बारे में बोले, राष्ट्रीय समस्या पर बोले, तो विपक्ष हो या पक्ष हो, हर जनप्रतिनिधि को अपनी बात को रखने का और बोलने का अधिकार होना चाहिए। यदि ये नहीं किया जाता है तो लोकतंत्र की हत्या है ये। नहीं, अब आप हमको खरे जो ये आप सिद्धांत बता रहे हैं, ये सिद्धांत धरातल पे कितना, जरा हमको ये समझा नहीं, क्यों नहीं है? हाँ। क्यों नहीं है? अभी इसके पहले वाला आपने सत्र कहा मायावती भाई तो जो मायावती करती थी वही आप ये बहुत बढ़िया बात आपने कही, ये भी उसी परंपरा को, ये बता रहे नैतिकता का पाठ पहले पढ़ा वाला रहे हैं। एक मिनट रमेश जी, रमेश जी, इसके पहले वाला सत्र कितने दिन चला? नहीं, बजट वाला सत्र कितने दिन चला? कम चल रहा ना, ये तो कहाँ चल रहा है? कितने दिन चला? क्या दिन बजट सत्र चला? 22 दिन चला। कहाँ 22 दिन चला? 22 दिन चला। मेरा कहने का मतलब आप देख लीजिए, डाटा आप देख लीजिए भाई, 22 दिन सदन नहीं चला है। आप दिखवा लीजिए डाटा उठवा करके। माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हमारे बड़े भाई भी हैं, लेकिन ये जो बता रहे हैं आंकड़ा, मान ली विधानसभा सत्र दिखवा लीजिए भाई। 2 स्टेप में 2 स्टेप आ गए। अब कह दीजिए साल भर में 22 दिन चला है। साल भर नहीं, हाँ, वो आप दिखवा लीजिए रमेश जी, मैं कह तो रहा हूँ, आप दिखवा लीजिए, ये टोटली बात गलत है। ये मैं धर्मप्रकाश जी से पूछ लो। धर्मप्रकाश जी, आप तो इतना तो महसूस ही करते होंगे कि समय तो कम है। अब मायावती ने कोई गलत काम कर दिया। भाई साहब, अगर समय कम है, हाँ। ये बताइए इस पूरे मुद्दे में कहीं इनकी मांग में समय कम है, मुझे बताइए। अरे अजीत शिवपाल ने कहा, शिवपाल अरे भाई ये बताइए, सुनिए मैं ये जानना चाहता हूँ, नहीं है रमेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, सपा नहीं, सुन लीजिए रमेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कल वो सपा के विधायक इनको पता ही नहीं है। हमको लगता है माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को हमको लगता है यही नहीं पता है कि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय तत्व पार्टी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदस्य है वो। सुन लीजिए, समाजवादी भाई आपके चेहरे हैं, आपके चेहरे क्या है? चेहरे आप ये बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपके जमाने में लड़कों से गलती हो जाती है। अरे बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट पूछ रहा हूँ। शिवपाल सिंह आपके माध्यम से पूछा जाता हूँ, आप बता दीजिए समाजवादी पे जो शिवपाल सिंह यादव जी हैं किस दल से जीत के आए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। और कल उनके आगे बैठने की डिमांड किस पार्टी ने की थी? किसने कहा? अरे भाई हमारे सदस्य हैं, तो पहले कह रहे हैं। अरे भाई की तो थी, आपने कहा भी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के आगे अपनी बात करनी चाहिए, रखी नहीं मानी ना। जब हमारी छोटी सी बात पे आ गया, आपने क्या कहा? हमारे सदस्यों को आप आगे बैठने की जगह नहीं देंगे, हमारी बात सुनेंगे नहीं, अपनी बात चलाएंगे, तो फिर क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? आप सुन लीजिए रमेश जी, अगर अलॉटमेंट गलत हुआ है रमेश जी जाइए कोर्ट। आपको ये भी नहीं पता है कि सदन के अंदर की कार्रवाई पे ना पुलिस और ना बिल्कुल होता है। क्या आप जानकारी कर लीजिए जा करके, आप जानकारी कर लीजिए। अरे ठीक है, आप पता कर लीजिएगा। रमेश जी मैं ये जानना चाहता हूँ, तो फिर कुछ कह रहे हैं, नहीं सुन लीजिए, आप ये बताइए क्या सदन के अंदर किसी कार्रवाई में कोर्ट और पुलिस का हस्तक्षेप होता है? अरे आप बताइए, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर आप बोलने का देते हैं, शिवपाल सिंह यादव से लेकर जिस बात पे आप चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 22 दिन सदन चला, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में अखिलेश शिवपाल सिंह यादव सदस्य नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूँ ये है क्या, इनको किस बात की जानकारी कर रहे हो, किस दे रहे हैं इनको? एक मिनट हो गया तो फिर हाँ कुछ कह। देखिए मैं आपको आपका ध्यान बहुत पीछे ले जाना चाहता हूं। जैसे अभी आपने चर्चा करी, पहले 30 दिन सदन चलता था, जनप्रतिनिधियों की आवाज सुनी जाती थी। मैं भी कहना चाहता हूं, जब से सपा बसपा भाजपा की सरकारें आई हैं, इन्होंने संविधान और संवैधानिक मूल्यों को तोड़ मोड़ कर पेश करने का काम किया। देखिए जो आपने बात कही 4 दिन, बिल्कुल बात सही भी है कि जब किसी राजनीतिक दल को या विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा समय बोलने का या उसके सदस्यों को, तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश तो पैदा होगा। जब आप इसको 15 दिन का भी कर सकते थे, इसको 10 दिन का भी कर सकते थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये बहुत अहम मुद्दे हैं, बहुत अहम चीजें यहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर घटित हो रही हैं, जिस पे अहम चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार उस पर चर्चा पर राजी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सरकार एक अहंकार
बड़े कदम उठा रही है, फैसले ले रही है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका के रूप में अगर समाजवादी पार्टी है तो उसको पुरजोर तरीके से अगर सदन के अंदर भी आप उठाते हैं तो उसके बाद आप सड़कों पर उठाइए। निश्चित तौर पर आपको जनता ने दूसरी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनाया है, हमको नहीं बनाया, हमें कम सीटें दी हैं, लेकिन हम आपसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, आपसे ज्यादा जन मूल्यों को उठाते हैं। तो निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को जो धर्मनाथ जी ने कहा सभी दलों का पालन करना चाहिए, सभी दलों को। और क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के मुद्दों को आपको वहां उठाना है, लेकिन ना कि आप सड़कों पर उठाएंगे। चलिए एक बात बिल्कुल सही हो गई धर्मप्रकाश जी। तो कुल मिलाकर के बात केवल इसी बात पे आ रही है कि विपक्ष को वो मौका नहीं मिलता और सरकार भी ये प्रयास करती है कि उसके विधेयक जो हैं, उसके बिल हैं, वो सब पास हो जाए। और इसीलिए जब हंगामा होता है तो कभी कभी मैंने तो ये भी देखा है चर्चा तक नहीं कराई गई विधेयक की, और माने वित्त बिल तक की चर्चा नहीं कराई गई। ये लोकसभा से लेकर राज्यों तक ये हाल है, ये भाजपा बजट तक शासन की में चर्चा नहीं कराई गई, ये विधानसभा में और पास कर दिया गया। मैं ये तो उल्लेख नहीं करूंगा कि कौन सी सरकार थी, देखिए वर्मा कौन सी जी, थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो अगर मान लीजिए लोकतांत्रिक परंपरा जो है उस पर चोट हो रही है तो क्यों नहीं बीजेपी इसको सुधार रही? बीजेपी को तो सुधारना चाहिए। देखिए बीजेपी सुधार है, बीजेपी ने अभी कहा है कि 74 नियमों में हम परिवर्तन करेंगे, आज ही है। क्यों परिवर्तन करेंगे? आप बताइए, क्या ये नियम जो संविधान में दिए गए थे क्या गलत है? आप अपने हिसाब से संविधान में संशोधन करेंगे। संविधान में 100 संशोधन हुए हैं, वो करेंगे, अलग बात है। वो संशोधन जनहित में किए गए। आप अपने फायदे के लिए संशोधन मत जो कर रहे हैं, ये आप सदन को हैंग करने चाहते हैं, सदन को आप गुमराह करके और सदन को आप जो है हैंग करना चाहते हैं। रमेश जी, जैसे आपने कहा कि 100 संशोधन हुए, तो हो सकता हो वो संशोधन 50 साल में हुए, 60 साल में हुए, लेकिन ये 74 संशोधन एक सदन में करना चाहते हैं, ये इनकी है। 74 संशोधन है, एक संशोधन में 74 नियम बदलेंगे, एक संशोधन आप संविधान को कमजोर कर रहे हैं, आप कुल संविधान के एक साथ 74 आप जनप्रतिनिधियों के अधिकार कम कर रहे हैं। आप जनप्रतिनिधियों के अधिकार कम कर रहे हैं, आप सदन के अधिकार कम कर रहे हैं। सदन में आप जाओगे, अरे तो आप जब ये इस तरह के कानून ला रहे हैं निश्चित तौर पर उनका विरोध होगा। आप ही देखो ये सामने, अरे क्या देखिए विधायक, आप यही करते थे, आप यही करते थे, आप वही कर रहे हैं, आप संविधान को कमजोर करेंगे, विधायिका को कमजोर करेंगे। आपका यही लक्ष्य है, दोनों लोगों, भाजपा का यही लक्ष्य है कि सदन को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, विधायिका को कमजोर करके अपनी सरकार चलाना आपका लक्ष्य है। मैं आप दोनों से, बड़ी सम्मानीय लोगों से बड़े विनम्र तरीके से निवेदन कर रहा हूं, बताइए। अब सुन लीजिए, बड़े कि लोकतांत्रिक पद्धतियों में समयानुकूल परिवर्तन होने चाहिए, जनहित में, ना कि सदन कमजोर करने के लिए। भाई आप पूरी बात तो होने दें, और वो सर्व सहमत से होने चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए जिससे कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हो, केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उदाहरण क्या होते हैं कि जैसे उसका वो बानों वाला केस आया, कोर्ट ने कुछ फैसला दिया, आपने कानून ही बदल दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम? तो आपने तो 3 तलाक पे कानून बदल दिए, आपने भी तो एनआरसी पे कानून बदल दिए। आप एंगल वही ढूंढते हैं, आप एंगल हिंदू मुसलमान ही लाते हैं। नहीं, आप तो वही उससे ज्यादा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप बताइए, आपका 1 साल किसान आंदोलन चलता रहा। आज माओवादी पार्टी ने कहा है कि हमने इंटरफेरेंस किया था, यानी वो हिंसात्मक पार्टी, उसने इंटरफेरेंस किया था, ये उनका आज बयान है। कितनी हिंसा हुई इसमें? अरे आपको मालूम है, लेकिन आपने हिंसा को चलावा दिया। फिर भी बात हो जाए, अगर हम अपनी जिद पे ही अड़ने वाले होते, हम न लेते वापस। चुनाव ना होते तो आप रोल बैक नहीं करते। आपने पूरे देश के अंदर किसान जब जागरूक हो गया, तब आप उद्योगपतियों के दबाव में आप उसको वापस नहीं ले रहे थे, अडानी अंबानी के दबाव में वापस नहीं ले रहे थे। आपसे एक सवाल भी पूछना है, बोलिए पहले। जैसे आपने कहा कि आंदोलन
इनको एक साल बाद ये पता चला कि इनका इंटेलिजेंस इतना खराब था कि इनको साल भर बाद पता चला कि वो आंदोलन में माओवादी लोग शामिल थे। माओवादी ने आज एक्सेप्ट किया है। तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? दूसरी बात चलिए दूसरी बात, आपको अगर वापस लेना है तो क्या आपको इसको सोचने विचारने में इतना समय लग गया? अरे सुन लीजिए, नहीं, गलत बात। आपने सोचा ये 4 दिन बैठेंगे, उठ के चले जाएंगे, लेकिन जनता ने और वहां के लोगों ने और कार्यकर्ता ने बताया, आम किसानों ने बताया राज मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चला हो गया। पूरी बात हो जाने दीजिए। अब बात समझ गया। वो आप बात किसान आंदोलन में कहा भी हम लोग किसान आंदोलन ना, तो मैंने बताया ना किसान आंदोलन। आज जो सदन में जो संशोधन के लिए जो लाए गए हैं उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो प्रश्न पूछे जाते थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएं, नंबर 1। दूसरा ये है कि इससे जो है लोगों को अपनी बात करने का थोड़ा सा अवसर भी ज्यादा मिलेगा। एक ये भी। हाँ, अब बोलिए, अब आप क्या कर रहे हैं? चलिए, आपने कहा कि 2 आपने बताया प्रमुख प्रश्न है। हाँ। कि आपके प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। हाँ, तारांकित प्रश्न 12 कर दिए गए। ठीक है, 12 कर दिए गए। अरे भाई, जब आप हमको बोलने का अवसर दोगे, सदन में आने की अनुमति दोगे, तब तो हम क्वेश्चन लगाएंगे और पूछेंगे, उस पे आपसे डिबेट कर पाएंगे। जब हम तारांकित क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन डाक से भी भेजा जा सकता है। सुन लीजिए, संबंधित क्या नाम है, विभाग का मंत्री उस सदन के माध्यम से हमको सदन में जवाब देता है, तब हमको आर्ग्यूमेंट करने का, उनसे जवाब करने का, जवाबदेही का मौका मिलता है। आप सदन ही में नहीं जाने दोगे तो हम करेंगे क्या? आपने नियम तो बना दिया। अब आपको रोके कौन है? अब आप कहेंगे कि मैं हंगामा। आप ये बताइए रमेश जी, 4 दिन, अभी आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, 4 दिन का सदन, अगर आपको इतना तो आपको एक मिनिमम जो एक नियम है सदन का कि सदन को साल में मिनिमम 2 महीने, 1 साल में 2 महीने का सदन चलाना चाहिए। इस पे इम्प्लीमेंट कराइए। तो हमको लगा आप लोकतंत्र पे जनता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक विधानसभा, पहले धर्मप्रकाश जी, अब मुझे आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना है। और विधानसभा मजबूत हो, जनता का अच्छा प्रतिनिधित्व हो और सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष ना हो, क्या करना चाहिए? मैं आपसे पूछना नैतिक मूल्यों का आचरण करते हुए अपनी बात को लोकतांत्रिक उसमें कहना चाहिए। और अगर कोई भी सरकार अधर्मिता करती है तो आप बिल्कुल फ्री हैं कि सड़क में आकर के आप जन आंदोलन करें। बहुत सही बात। तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार के जो फैसले हैं वो अहंकार भरे पड़े हैं। दूसरी चीज यह है कि सदन का समय बढ़ना चाहिए और सभी मुद्दों में जब भी सेशन हो, कम से कम 20 दिन का सेशन होना चाहिए। मान गया, यूपी इतना बड़ा प्रदेश है और 400 से ज्यादा संख्या के सदस्य हैं। बहुत सही, तो उनको 20 दिन का समय होना चाहिए। आपकी बात बहुत मान गया। अब बताइए, आपसे आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैंने अपनी बात बताई कि अगर बढ़ाना है तो सदन का मिनिमम समय साल में 2 महीने, 2.5 महीने का करके जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। दूसरा, सदन में जो कार्रवाई आए, जो प्रोसीडिंग हो, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहुत से प्रस्ताव पास कर दिया था कि सड़क को गड्ढा मुक्त करना है, लेकिन कभी गड्ढा ही मुक्त नहीं हो पाए। वो तो समस्या है, वो तो अब यही चीज ना कि सदन पे जो प्रोसीडिंग आए सबको बोलने का मौका चलना चाहिए। और दूसरी बात, जो सदन में निर्णय लिया जाए उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तीसरी बात, सरकार को सदन का मतलब ये होता है सबका सुझाव, सबके विचार लेकर के और उस पर एक नीति बना करके एक सरकार, जैसे होती नहीं कि सब लोगों का, सबका साथ, सबका विकास करना चाहिए, उस टाइप के लेकर के आगे सरकार चलानी चाहिए ताकि प्रदेश के लोगों में अपनी बात को रख सके और अपने जनता की बात उन तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मप्रकाश जी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद तुफैल जी आपको और अभिषेक जी आपको भी। निश्चित रूप से सड़क से जो सदन तक का संघर्ष है उसके कई सवाल भी खड़े होते हैं और कहीं कहीं उसका औचित्य भी, लेकिन एक बात आई है कि आपको अपनी बात खुलकर कहने का मौका मिले, इसके लिए सदन का जो समय है ये बढ़ाया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर दल को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले। निश्चित रूप से जो ये संशोधन हो रहे हैं इनसे भी कुछ एक नई जीवंतता आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखते रहिए विचार मंथन।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।